No society can surely be flourishing and happy of which the far greater part of the members are poor and miserable. So ये जो एडम स्मिथ का कोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है हमारे ऐसे राइटिंग के लिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले पहले आप मेरे को बताइए कि कोई सोसाइटी को कब आप बोलेंगे कि ये सोसाइटी जो है फ्लोरिस्ट सोसाइटी है। कब? जब उसके जो मेंबर्स होंगे, जो उसकी पॉपुलेशन है, वो डिसेंट लाइफ को जी रहे हों, जो वहाँ पे हेल्थ केयर या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसको ढंग से एक्सेस कर पा रहे हो, या फिर कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो उसको अच्छे से गेन कर पा रहे हो। तो जब ये सारी कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहेगी, किसी देश में रहेगी, तो आप कह सकते हैं कि वो जो देश है, वो जो सोसाइटी है, फ्लोरिस्ट कर रही है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर यहीं पे पोवर्टी आ जाए, ठीक है, यहीं पे पोवर्टी आ जाए, पोवर्टी का रीजन बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीजें पुअर लोग जो है अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और हमेशा पुअर रहते हैं। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में पोवर्टी रहती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि आधे लोग क्या होंगे, रिच होंगे, आधे लोग पुअर होंगे। इस इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में डिसकंटेंट बढ़ता है, सोसाइटी में डिसकंटेंट बढ़ता है। डिसकंटेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिमांड होती है, डिमांड की वजह से अनरेस्ट आता है। ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में अनरेस्ट आएगा तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो जो सोसाइटी है फ्लोरिश कर रही है? बिल्कुल नहीं, वो सोसाइटी हमेशा मिजरेबल रहेगी। ठीक है। तो एडम स्मिथ का कोट कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। अब देखते हैं अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब देखते हैं अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो आप सभी को पता है हमारी इंडियन सोसाइटी में अराउंड 32% जो पॉपुलेशन है बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। ठीक है। और हमारी एक रिपोर्ट आती है ऑक्सफैम इंडिया की, ठीक है, वो बताती है कि 1% जो इंडियंस हैं उन पे कितना पैसा है, 40% वेल्थ है उनके पास। कि हमारे इंडिया का 40% पैसा तो 1% लोगों के पास है। तो मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उस पर पैसा नहीं है, कम पैसे हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी, और हमारी इंडियन सोसाइटी से ज़्यादा इनइक्वालिटी कहीं होगी क्या? हम सभी को पता है कि एक तरफ हम देखते हैं धारावी की झुग्गियां, दूसरी तरफ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बगल में झुग्गियां। तो यही तो इनइक्वालिटी है। अब इस इनइक्वालिटी की वजह से एडम स्मिथ बोलते हैं कि मिजरेबिलिटी आएगी, कि वहां की जो पॉपुलेशन हमेशा खुश नहीं रहेगी। ठीक है। तो डिस्कंटेंट वगैरह हमने देखा अभी सोसाइटी में बढ़ेगा। तो क्या इंडियन सोसाइटी में कहीं डिस्कंटेंट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट या रेड कॉरिडोर एरिया, ठीक है, ये वो स्टेट है जहां पे पोवर्टी लेवल जो है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हमेशा हमें क्या देखने को मिलते हैं, अनरेस्ट देखने को मिलता है। मणिपुर हो गया, चाहे वो दंतेवाड़ा रीजन हो। ठीक है। तो जो एडम स्मिथ का जो कोट है 100% रिलेवेंट है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। और जो हम एडिटोरियल अब डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक डिवाइड का, कहीं ना कहीं ये एडिटोरियल, ये जो हमारा कोट है, ये उससे एकदम मैच खाता हुआ है। ठीक है। सॉरी। तो अपना जो डिस्कशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है बेसिकली एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक अफेयर कमेटी की। तो इस कमेटी बेसिकली पीएम की ये कमेटी रहती है। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। उस रिपोर्ट में बताया है कि हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट जो है बहुत वेल्थी स्टेट है, कुछ स्टेट जो है बहुत पुअर स्टेट है। ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पे है, डिस्पैरिटी यहाँ पे है, उसका रीजन क्या क्या इश्यूज है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। हम अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। आपका बैकग्राउंड बन चुका है। ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट का क्या नाम है, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है। इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या बताया है कि स्टेट का जो शेयर है, कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट का जो शेयर है नेशनल इनकम में, ठीक है, स्टेट का जो शेयर है नेशनल इनकम में, और जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा डिस्फर करती है नेशनल लेवल से, स्टेट बाय स्टेट। ठीक है। तो इस डिस्पैरिटी में, कि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा हमें डिस्पैरिटी देखने को मिली है कि स्टेट वाइज जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, बहुत ज्यादा वरी करती है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है।
अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करा है कि जो डिस्पैरिटी है वो रीजनल वाइज है, ठीक है। यहाँ पे बताया है एडिटोरियल के अंदर कि कुछ स्टेट्स हैं जो वेस्टर्न स्टेट्स हो गए या साउथर्न स्टेट हो गए, यहाँ ये जो स्टेट है पर्टिकुलरली इस एरिया के जो स्टेट हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये वेल परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे नॉर्थर्न स्टेट्स हो गए, ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। नॉर्थर्न स्टेट्स में यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इनको छोड़ के ये वाले स्टेट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है फेडरलिज्म पे भी डेंट मारती है, ठीक है। फेडरलिज्म बेसिकली जहाँ पे एक सेंटर होता है और बाकी स्टेट को वहाँ से मैनेज किया जाता है, तो उस पर भी एक डेंट मारते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा इन सब चीज़ों को जो हमने अभी डिस्कस करा है कि जब भी फाइनेंस कमीशन आता है वो अपना रिकमेंडेशन देता है कि कितने % शेयर किसको जाना चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होता है, फंड ट्रांसफर होता है सेंटर से स्टेट से, और अमंग द स्टेट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है फंड का। तो उस टाइम में जो प्रॉस्पर स्टेट है या बोलूँ जो वेलफेयर स्टेट है वो हमेशा डिमांड उठाते हैं, वो डिसकंटेंट हो जाते हैं कि हमें कम शेयर मिलता है, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हमें कम फंड देते हो। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और यही कहीं ना कहीं फेडरलिज्म पे डेंट मारती है, फेडरलिज्म को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने रीजनल डिस्पैरिटी देखी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो डिस्पैरिटी है विद इन दी स्टेट है या नहीं। तो देखो ये सारी चीज़ जो है ये हम अपनी आम लाइफ में भी डिस्कस करते हैं कि आप अभी बाहर निकल जाओ तो आप देखेंगे कि आपकी अगर गेटेड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है। तो ये क्या चीज़ है, यही तो इनइक्वालिटी है, यही तो डिस्पैरिटी है कि एक तरफ जो है कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो झुग्गियों में रह रहे हैं। एक तरफ जो लोग हैं वो BMW में चल रहे हैं, एक तरफ लोग साइकिल पे भी नहीं जा पा रहे। तो ये क्या है, यही तो डिस्पैरिटी है। एडम स्मिथ में जो डिस्कस कर रहा था वही चीज़। तो यहाँ पे वेल्थ इनक्वालिटी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि महाराष्ट्र जो है कि नेशनल एवरेज जो इनकम है अगर वो 100 रुपए है तो महाराष्ट्र के लोग 150 रुपए कमाते हैं। मतलब कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा पैसे जो है महाराष्ट्र वाले लोग कमाते हैं। लेकिन क्या वो 100% महाराष्ट्र वाले लोग कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। एक तरफ वहां पे मुंबई है तो वहां पे एक तरफ क्या है, विदर्भा रीजन। एक तरफ मुंबई में जो रिच बहुत पॉश लोग देखने को मिलते हैं विदर्भा में, वहीं जो किसान हैं वो अनाज ना होने की वजह से फांसी लगा लेते हैं। फार्मर की डेथ देखने को मिलती है विदर्भा रीजन में सूखे की वजह से। तो ये क्या है, यही तो वेल्थ इनक्वालिटी है जिसकी एडम स्मिथ बात कर रहे थे, ठीक है। अब मुंबई की बात करें तो इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है कि मुंबई हो तुम विदर्भा जाओ। मुंबई में देखोगे तो वहीं तुम देख लोगे कि एक तरफ जो है जो लोग बहुत रिच हैं, दूसरी तरफ वहां पे धारावी में रह रहे हैं बहुत पुअर कंडीशंस में, ठीक है। तो यही चीजें जो हमने अपने कोर्ट में डिस्कस करी थी वही कहीं ना कहीं एडिटोरियल में भी उसी को रिफ्लेक्ट करा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, तो हम पहले देख चुके थे कि फेयर शेयर जो है वो नहीं रिसीव करते जो वेल्थियर स्टेट है, जो अच्छा स्टेट परफॉर्म करते हैं वो नहीं कर पाते और उसी वजह से वो प्रोटेस्ट करते हैं कि उनको रिसोर्स डेवोल्यूशन है वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। ये हमें अभी डिस्कस करा था। नेक्स्ट इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, ठीक है। तो देखो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, हमें पता था LPG रिफॉर्म आया था, कब आया था 1919 में, ठीक है। LPG रिफॉर्म के बाद लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था तक जो रूल एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट तो रिड्यूस कर रही थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रिलैक्सेशन ला रही थी। तो जो साउथर्न स्टेट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे साउथर्न स्टेट का एग्जाम्पल लिया गया है, वो बहुत अच्छे से इन्होंने इकोनॉमिकली परफॉर्म करा और उसी की वजह से वहां पे क्या आई, इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जब नाम आया तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो इकोनॉमी जो है बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ आती है इकोनॉमी की कैसे चल रही है, इकोनॉमी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप PYQ हो या फिर MCQ हो, ठीक है, उनके आंसर आप बहुत इजीली दे लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आती है चीजें। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कहाँ आएगी, लेट्स से आप अगर खुद को एक कंपनी का मालिक समझिए, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लेके जाएंगे? एक जो स्टेट है जो बहुत इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पे एजुकेशन इंडेक्सेस जो होते हैं वो अच्छे आएंगे, हेल्थ केयर अच्छा आएगा, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें अच्छा आएगी क्योंकि वो इकोनॉमिकली अच्छा प्रॉस्पर कर रहे हैं, इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ है पुअर स्टेट, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे
हमने कल भी ये देखा था कि वहाँ पे लैंड माफिया वगैरह गवर्नेंस का इशू रहता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, लोग गरीब रहते हैं, हेल्थ केयर अच्छे से नहीं मिल पाती, एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती, तो वहाँ पे कंपनी आएगी। कहाँ पे आप लेके जाएंगे? बेसिकली यही लेके जाएंगे कि आप जब जहाँ कंपनी खोलेंगे वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको सिक्योरिटी वगैरह मिले, सारी चीज़ें मिले, जो भी उनको सुविधा चाहिए वो सारी चीज़ें मिले। वो कहाँ मिलेगी? वेल्थी स्टेट में। तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। यही रीजन है कि जो पर्टिकुलर एरियाज हैं जैसे नोएडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, गुड़गांव हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट कर रही है, कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत रिड्यूस हो रहा है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि कंपनीज वहाँ पे जल्दी जल्दी आ रही है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट हो गई है कहाँ पे? वेल्थियर स्टेट में। और उसकी वजह से क्या हो गया है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, ये जो दरार है, ये और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइवेट वर्सेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा पुअर स्टेट में अपना फोकस रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी होती है, ठीक है। सोशलिज्म हमारे जो प्रियम्बल में लिखा है उसकी वजह से, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 75% है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 75% कौन सी है? हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और बाकी बच गई पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब आप खुद सोच लीजिए कि आप कौन से एरिया में जाएंगे जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिले, अर्बन एरिया हो, जो फैसिलिटी वगैरह है वो सारी चीजें मिले। इसीलिए तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु वहां पे ज्यादा चीजें आ रही है, इसी की वजह से इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। और जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली बैकवर्ड एरिया में फोकस करती है, ठीक है। अब ये चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली और ये चीजें हमें पता भी हैं, जो हम देखते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस क्वालिटी। ये हमने अभी देख लिया था कि वेल्फेयर स्टेट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस वगैरह, ह्यूमन कैपिटल, जो इंडेक्सेस की हमने बात करी वो सारी चीज वहां पे रहती है, यही यहाँ पे है। और जो पुअर स्टेट है वो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के इम्पैक्ट की बात की गई है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ी समझने की चीज है। ये हमारे हो गए वेल्थियर स्टेट, अमीर अमीर जो स्टेट है, ये हमारे हो गए पुअर स्टेट, गरीब स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे है, हमने अभी देखा। अब इसकी वजह से क्या होता है, पुअर लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, लोग माइग्रेशन करके इधर आते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें जॉब वगैरह मिलेगी। अब लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे यहाँ का पैसा फिर इधर भेजेंगे, तो इक्वालिटी तो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। लेकिन पुअर यहाँ पे आता है। लेट्स से आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप सीएपीएफ में सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग लेट्स से आप तब जाते हैं हैदराबाद नीसा में ट्रेनिंग करने के लिए, तो जो आपका अकाउंट होगा वो क्या दिल्ली में खुलेगा, या आपका अकाउंट जो आपके घर में खुलेगा? नहीं, वो नीसा हैदराबाद में खुलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ये जो लोग हैं, जो पुअर लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, ये यहीं पे बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हैं, अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैंक क्या करता है, ये जो बैंक है यहाँ के बैंक में पैसे रहते हैं, जो वेल्थियर स्टेट है, जो पहले से अमीर स्टेट है, वहां के बैंक में पैसे रहेंगे क्योंकि लोग भी वहीं जमा करा रहे हैं। अब ये जो पैसा है ये इससे लोन दे पाएंगे, लोन देंगे तो कंपनी यहाँ पे ज्यादा आएगी। अब जो पुअर स्टेट है यहाँ पे बैंकों में पैसा नहीं रहता, कंपनी आएगी तो लोन कहाँ से देंगे, ठीक है। ये सारे इश्यूज रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हो गई, यही यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, जो पैसे जमाने, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बेसिकली उसे कहते हैं, जो आप पैसे जमा कराते हैं बैंक में उसे कहते हैं CDR, CDR उसे कहते हैं, ठीक है। पुअर स्टेट में ये कम रहता है, इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि पॉलिसी बायस भी रहता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का यहाँ पे कुछ चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली, ठीक है। अब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, कहीं ना कहीं वो किसको फेवर करती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली बहुत इजीली एग्जांपल में समझ लेते हैं, जहाँ पे सैलरी स्लिप आपको मिलती है, जहाँ पे आपका जो प्राण वगैरह वो कटता है वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे नहीं कटता वो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फैक्ट्री वगैरह में जो लेबर वगैरह काम करती है, जहाँ पे पता नहीं होता कि कितनी लेबर है, किसी को सैलरी स्लिप नहीं मिलती, किसी को हाथ में पैसे दे देते हैं कि डेली वेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ये मोटा मोटी एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर को फेवर करती है। और इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पुअर स्टेट में ज़्यादा होते हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज होता है पुअर स्टेट के पास।
अब यहाँ पे स्पेशल केस दिया गया है कि या बोले केस स्टडी है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल और केरला का एग्जांपल दिया गया है। ये बेसिकली उन्हीं स्टेट्स की बात कर रहे हैं जिन स्टेट के बारे में हमें डिस्कस करा है कि जो देखो जो वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है। इसी मूवमेंट की वजह से देखो जहाँ पे इनस्टेबिलिटी आएगी वहाँ पे प्राइवेट कंपनी कभी नहीं आएगी, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। जहाँ पे इनस्टेबिलिटी होगी जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी कभी प्रॉस्पर्स नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी नहीं आएगी, कंपनी नहीं आएगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, पैसे नहीं आएंगे, एजुकेशन नहीं आएगी, हेल्थ नहीं आएगी और डिसेंट लाइफ नहीं आएगी, ठीक है। इसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है और वहाँ पे हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वेस्ट बंगाल और केरला का कि यहाँ पे हमेशा लेफ्टिस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, और यही जो चीज़ है इसी की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। बॉर्डर स्टेट्स की बात करें, सेम इशू वहां पे देखने को मिलता है, इंसर्जेंसी इश्यूज वगैरह होते हैं। लेट्स से मणिपुर, अब आप देख लीजिए, अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो मणिपुर में लगाओगे या आप महाराष्ट्र में मुंबई में लगाओगे? मुंबई में जाएंगे, मणिपुर में तो पहले ही इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। यही चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वही इस एडिटोरियल में यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा और क्या चीज रहती है, पॉलिटिकल फैक्टर और क्रॉनिसिज्म भी रहते हैं, ठीक है। जो अपोजिशन रूल बेस्ड, जो अपोजिशन पार्टी वाले जो स्टेट्स होते हैं, लेट्स से जो कांग्रेसी स्टेट्स हैं, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, जो कांग्रेसी स्टेट हैं, बीजेपी की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कांग्रेसी स्टेट है वो हमेशा सेंटर को बोलते रहते हैं कि ये जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बायस करता है। और कहीं ना कहीं अभी हम न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं कि ये जो साउथ केरला वगैरह के स्टेट है ये इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आती, कोई आपदा वगैरह आ जाती है तो वो सेंटर से हेल्प मांगते हैं। सेंटर अच्छे से हेल्प नहीं करता क्योंकि वो उनके पार्टी वाले गवर्न स्टेट नहीं है, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन होता है ये सारा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि अपोजिशन रूल स्टेट है वो हमेशा सेंटर को ब्लेम करते रहते हैं कि ये पॉलिटिकल बायस करते हैं हमारे साथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती नहीं है, सही से फंड रिलीज होता नहीं है। एमजी मनरेगा जो स्कीम है उसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि वेस्ट बंगाल में अभी तक फंड नहीं आया, उसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रुकी हुई है। ये अभी हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था। क्रॉनिसिज्म का इफेक्ट भी रहता है। क्रॉनिसिज्म बेसिकली क्या होता है कि क्रॉनिसिज्म बेसिकली आप मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो बिजनेसमैन के साथ थोड़ा सेटिंग कर लेती है उसे कहते हैं क्रॉनिसिज्म, ठीक है। क्रॉनिसिज्म की वजह से भी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या है कि वेल्थियर स्टेट में इन्वेस्टमेंट आती है और जो अनवेल्थी स्टेट है वहाँ पे ये जो नेक्सेस है ये हो नहीं पाते और वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ठीक है। ये ही रीजन है, ठीक है। इसके पीछे और क्या बताया गया है एडिटोरियल में, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है ब्लैक इकोनॉमी का भी कुछ रोल रहता है, ठीक है। हमने देखा था कल भी देखा था, आज भी हमने डिस्कस कर रहा था कि जो पुअर स्टेट है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो करप्शन वगैरह है, माफिया वगैरह लोग हैं, ये सारी चीज आती रहती है। उसी की वजह से उसमें क्या होता है, गवर्नेंस इशू रहता है। उसी की वजह से वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है और जो ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल में इसका सॉल्यूशन बताया है। देखो अब जब आपको चीजें समझ आने लग जाएगी तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या क्या थी। प्रॉब्लम क्या थी, बेसिकली प्रॉब्लम थी कि वेल्थियर स्टेट में और पुअर स्टेट में प्रॉब्लम्स होती है कि गवर्नेंस इशू रहता है, तो गवर्नेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पुअर स्टेट है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए ताकि ये जो स्टेट है ये इनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे स्टेबिलिटी लानी चाहिए, पीस वगैरह लाना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होगा, जो डिस्पैरिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। और यही सारी चीजें जो है इस एडिटोरियल के सॉल्यूशन में बताया गया है। देखो जब आपको कोई प्रॉब्लम अच्छे से समझ आएगी ना तो आप सॉल्यूशन अपने आप निकाल लोगे। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो हमें करनी चाहिए सोशल सेक्टर के ऊपर, हेल्थ केयर हो गया, हमारी एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों के ऊपर। मनरेगा जो स्कीम है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। और पॉलिसी शिफ्ट जो हमने अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखी है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस करती है, लेकिन हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, वहां पे भी कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है। इससे क्या होगा, जो डिस्पैरिटी है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाएगी। सो आई होप आपको जो चक्कर है सारा इकोनॉमिक का और हमारी प्रोस्पेरिटी का वो सारा समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे इस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग का, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।
कोई एक आप इंट्रोडक्शन बनाना, देखो जब ऐसे राइटिंग लिखते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इंट्रो हो गया, मेन बॉडी हो गई और हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो ये thelearners.co.in पे एक फ्री का कोर्स है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप जाके कर सकते हैं। वहां पे जीरो टू हीरो बेसिकली ऐसे राइटिंग का कोर्स है। मैंने एक बैच लिया था, उसके लिए था। एक बैच में 100 बच्चे से 100 में से 45 बच्चों या 50 बच्चों का उनका प्री जो था ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था वो क्लियर हो गया। तो बहुत ही इफेक्टिव बैच है, बहुत बच्चों ने इसका जो बेनिफिट उठाया, आप भी बेनिफिट उठाओ। इसको करने के बाद फिर इसको एक बार अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस करा 2015 में, इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करिए जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आयुष्मान भारत, ठीक है। अभी न्यूज में बेसिकली क्या है, न्यूज में है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने अनाउंस करा है कि आयुष्मान भारत जो हमारी स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर अब जितने भी सीनियर सिटीजन है 70 साल या उससे ऊपर की एज वाले, उनको इंक्लूड किया जाएगा और 5 लाख तक का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो कवरेज है वो उनमें कवर किया जाएगा। ये है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी इकोनॉमिक जो वेल्थ है वो कितनी है, मतलब जितने भी सीनियर सिटीजन है उन सबको इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है। अब आयुष्मान वाय वंदना कार्ड, ठीक है, ये भी एक इशू किया गया है इन सीनियर सिटीजन्स को, ताकि उनको जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो फ्रीली एक्सेस करवाया जा सके, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और जो वेस्ट बंगाल है, उन्होंने अभी तक जो है ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा है दिल्ली और वेस्ट बंगाल को कि ये इम्प्लीमेंट कर ले तो जो वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अब ये जो स्कीम है बेसिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसी रिलेटेड जो स्कीम्स है वो आती रहती है, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, कौशल विकास योजना हो गई, ऐसी स्कीम हमारे पीवीआईक्यू में आ रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है थोड़ा सा समझेंगे। ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 2018 में ये आई थी। जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए, किन के लिए आई थी, जिन पे पैसे नहीं है, बेसिकली बीपीएल लोगों के लिए आई थी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए आई थी। अब इसके अंदर क्या क्या की फीचर्स हैं, देखो ये एक चीज याद रखना, इसका जो क्राइटेरिया वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। वहां पे ऐसा नहीं है कि तुम ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो तो तुम वो हो जाओगे। तुम अगर ईडब्ल्यूएस में आते हो तो तुम्हें ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत वाली जो स्कीम है जन आरोग्य योजना, इसके लिए तुम इसके लाभार्थी हो गए, इसके बेनिफिशियरी हो गए, ये तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है ओबीसी हो तो कर सकते हो, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो तुम कर सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ कवरेज वगैरह देते हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों के लिए है ये, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ कवरेज हम देखते हैं। हेल्थ कवरेज में बता रखा है कि जो 5 लाख तक पर फैमिली, कितना रुपए कवर है इसमें, 5 लाख तक रुपए पर फैमिली। ऐसा नहीं है कि देखो तुम अगर ओपीडी में चले जाते हो, कि जैसे तुम हॉस्पिटल गए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वहां पे ओपीडी में जाके ले रहे हो और वो भी आयुष्मान भारत के अंदर कवर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कवर होगा कौन सा, सेकेंडरी और टर्चरी हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। वो भी पब्लिक हो या फिर एम्पैनल्ड हो, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसके अंदर आते हैं, प्राइवेट दोनों इसके अंदर आते हैं, लेकिन प्राइवेट एम्पैनल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे घर के बगल वाला क्लिनिक है वो भी आयुष्मान भारत के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है, वो एम्पैनल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्राइटेरिया, हमें पता लग गया। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन है, ईडब्ल्यूएस वाले, हमने अभी देखा था कि ये टारगेट किसको करती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। अब हम इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 70 साल और उससे ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन है उनको भी इंक्लूड कर लिया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब वो जनरल वाले भी होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझना। कैशलेस और पेपर सर्विस ये रहती है इसके अंदर, मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि पैसे देने पड़ेंगे, कार्ड वगैरह इशू होता है। हमने देखा था अभी, कौन से कार्ड का नाम था, आयुष्मान वाय वंदना कार्ड था। ये इशू होगा, आप जाओ अपना कार्ड लगवाओ और अपना जितना खर्चा होता है वो करवाओ वहां पे, टर्चरी और सेकेंडरी वाला।
5 लाख तक का पर फैमिली, पर पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए पर पर्सन है, 5 लाख रुपए पर फैमिली है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो तुम्हारी जेब से पैसा खर्च होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसको कम करना है। ठीक है, ये इसका बेसिकली पर्पस है। एक अथॉरिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जिसका क्या नाम है, NHA, नेशनल हाईवे नहीं है ये, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो भी इसको मैनेज करना है वो ये अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी इसके जो फीचर्स है, इसको तुम्हें अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और हमारे मोदी जी ने इसमें इम्प्लीमेंट करा है, तो आने की संभावना भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तुम बच्चे करते नहीं हो प्रैक्टिस, मेरे से बोल दिया कि सर मेरे को हमें क्वेश्चन दिया करो, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लो, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो यहाँ पे भी देख लो तुम। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, किसको एम करती है, हेल्थ कवरेज देती है इकोनॉमिकली वर्नरेबल फैमिलीज को इंडिया में, बिल्कुल सही है। 2018 में आया था, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव है ये, बिल्कुल सही है। तो बहुत दोनों ही सही है भाई यहाँ पे तो। ठीक है, इजी था बहुत, इजी था बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये बेसिकली क्या चीज़ है। देखो, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने बर्थ और डेथ रेट, कौन सा रेट, बर्थ और डेथ रेट दोनों को रजिस्टर करने के लिए, बेसिकली हम अब क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज इकोनॉमी हो रही है। डिजिटलाइज इकोनॉमी में हर चीज़ हम पे डेटा ड्रिवन है, तो हमारा हर चीज़ डेटा से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब बर्थ और डेथ रेट का हम पे प्रॉपर डेटा हो, उसके लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर अब आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अंदर लैंग्वेज क्या रहेगी, जो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इस ऐप की लैंग्वेज होगी। इसको थोड़ा याद रखना। किसके अंदर आता है, रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसके अंदर इस पोर्टल को रिलीज किया गया है। और ये जो डेटाबेस है इसका, ये हेल्प करेगा किसको, देखो अब ये जो हमारा डेटा आएगा, ये डेटाबेस किसको, किसमें हेल्प करेगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए अंदर राशन कार्ड हो गया, जो भी A to Z इलेक्टोरल रोल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, अभी तो कहर बहुत कम हो गया जब से डिजिटलाइज इकोनॉमी हो गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि जिसके पापा पेंशन वगैरह लेते थे, उसके पापा की डेथ भी हो जाती थी, तब भी वो पेंशन लिए जाता था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देश को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रही है ना, तो उसको ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें अभी हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें एक है हमारा CRS। तो CRS थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देखा मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा बर्थ डेथ रेट को, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में ये रहेगा। लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सी लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की। किससे अलाइन है ये, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 से ये जो हमारा CRS है ये अलाइंड है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली सिंगल डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, अब जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होंगे वो CRS से होंगे सिंगली। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। और ये हमने देख ही लिया था कि ये जो है, जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको अपडेट करने में मदद भी करेगा, जो भी रिलेटेड हमारे जो डेटाबेस है उसको अपडेट करने में मदद करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, CRS बेसिकली ये इसमें ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, बेसिक चीज़ें थी, उसको थोड़ा सा समझना था, हमने की वर्ड्स देख लिए, तो CAPF के लिए इतना सफिशिएंट है। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड, इसमें बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखना। यहाँ बोला हुआ है CRS मोबाइल एप्लीकेशन अलाउ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एट एनी टाइम इन एनी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है कि कभी भी रजिस्ट्रेशन करो, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, सुबह के 5 बज रहे हो, रजिस्ट्रेशन करो, स्टेट लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन करो। सेकंड बता रखा है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू CRS विल सर्व एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस सर्विसेज, बिल्कुल सही बोला कि ये जो CRS से जो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होगा, इसी से तुम्हारा आधार कार्ड बनेगा, इसी से तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा, इसी से तुम्हारे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। और ये जो लॉन्च हुआ है, ये पार्ट है किसका, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये भी एकदम सही है, इसी एक्ट का पार्ट है ये। और CRS एप्लीकेशन रिक्वायर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, देखो यहाँ पे ये हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट मतलब तुम्हें जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, तो ऐप किस लिए है फिर भाई,
तो ये चौथा हमारा गलत हो गया, जहाँ चौथा उसको काट दो, ठीक है। तो हमारा बी आंसर सही है, ठीक है। ऐसे करके हमें कुछ पता करना होता है, और ये जो रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठेगा, इसको ऐसे मत निगलेक्ट कर देना। आयोडेक्स करके क्या चीज़ है, आयोडेक्स है क्या ये? बिल्कुल नहीं, आयोडेक्स नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये एक चैलेंज लेके आए थे, उसी का नाम है आईडेक्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो डिफेंस सेक्टर में कुछ करके दिखाएं, उसके लिए ये चैलेंज है। देखो हमारा एक मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, हम आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर में हम कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। हम पहले नेट इंपोर्टर थे, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, वहां से आर्म वगैरह, आर्म एम्यूनिशन इंपोर्ट करते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं, ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आर्म्स को। तो ये अपने आप में ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ये जो चैलेंजेस है, ये प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर के अंदर लेके आने वाला ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज इस इनिशिएटिव के बारे में हमें पता होनी चाहिए। जो आईडेक्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स। आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बेसिकली क्या करती है कि ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करती है कि कुछ इनोवेटिव करके दिखाएं डिफेंस सेक्टर में। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उससे कहीं ना कहीं अलाइन है, सेल्फ रिलायंस से। और ये कुछ चैलेंजेस देती है, कुछ कंपटीशन देती है, ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो उनको रहे कि भाई कुछ करना है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं बहुत, बस तुम्हें इस नाम को याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं UNRWA। UNRWA ये रजिस्ट्रेशन वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, ये जो हमारा RWA होती है वो नहीं है, ये UN का है, ठीक है। हमने कल कौन सा देखा था, UNIFIA, यूनिफिल, ठीक है। अब एक आ गया हमारा UNRWA। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, आप इनको पढ़ना, इनको रिवाइज करना, क्योंकि अब देखो दो तीन चीजें न्यूज में है, तो वहां पे वो तुम्हें मैच द फॉलोइंग वाला भी दे सकता है कि इसका रिलेशन कौन से है, इसका रिलेशन कौन से है। जैसे यहाँ पे UN यूनिफिल दे दिया, यहाँ पे UNRWA दे दिया, एक और न्यूज में आएगा उसका दे दिया, देगा कि ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो ये चीजें भी दिमाग में रखना। अब देखते हैं कि न्यूज में क्या है, क्यों ये UNRWA का नाम आया। देखो इसराइलियों ने अभी एक लॉ बनाया है। लॉ में क्या करा है कि ये जो UNRWA की जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है। अब ये जो UNRWA ये कहाँ से आया है, क्या करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। यहाँ पे न्यूज़पेपर में इसका जो हेड है उसका भी नाम दे रखा है, तो इसका नाम भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, फिलिपे लजारिनी। फिलिपे लजारिनी इसके हेड का नाम है। अब देखते हैं UNRWA बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। UNRWA की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन। UNRWA की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। तो बेसिकली ये पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए रिलीफ और वर्क एजेंसी है, ठीक है। ये बेसिकली असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं। अब कौन से एरिया में काम करती हैं, कौन कौन से कंट्रीज है, कहाँ कहाँ काम करती है, ये सारी चीजें भी हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो UNRWA ये आया कैसे था। 1949 में हमने कल भी देखा था, और मैंने बोला था कि आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने अभी तक नहीं करवाया, मैं अपलोड करूंगा इसको जल्दी ही। आप कमेंट करो आपको जरूरत है या नहीं है, ठीक है, फिर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो UNRWA जो है 1949 में आया था। बेसिकली एक UN जनरल असेंबली है, UN जनरल असेंबली, इसने एक रेजोल्यूशन पास करा था। रेजोल्यूशन कौन सा था, 3024, ठीक है। इस रेजोल्यूशन में जब ये कन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसराइल और अरब के बीच में वॉर चल रही थी बेसिकली, तो उस टाइम में हमने देखा था पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी बहुत ज़्यादा वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे कि वहाँ पे वॉर चल रही थी। तो जो पैलेस्टीनियंस थे वो इसराइल को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एक गाजा स्ट्रिप में वो हामस बन गया, ऊपर चला गया वो हेजबोल्ला बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमने जब देखी थी, तो उसी का रिजल्ट यहाँ पे UNRWA था कि अब ये जो रेफ्यूजीज हो रहे थे इनको असिस्टेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए UNRWA आई थी, ठीक है। असिस्टेंट्स में यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाती है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, इमरजेंसी असिस्टेंट। मीन्स की जो रेफ्यूजी है
उनकी लिविंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव करा जाए, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी की लिविंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव करा जाए, ये बेसिक मोटिव है किसका, यूएनआरडब्ल्यूए का। इस चीज को समझना, ठीक है। 1949 में आई थी, क्योंकि ये ईयर पूछता है वो, ठीक है, तो इसको याद रखना। कौन कौन से एरिया में ऑपरेशन करती है। अब देखो ये जो यूएनआरडब्ल्यू है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इजराइल में ही काम कर रही है, ये जॉर्डन में है, लेबनान में है, सीरिया में है, वेस्ट बैंक एरिया में है और गाजा स्ट्रिप में भी है, ठीक है। इन सब स्टेट्स में, इन सब एरिया में ये ऑपरेशनल है, ठीक है। अब ये पैसे कहाँ से लाते हैं, बहुत बड़ा इशू है भाई, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इन पे इतने असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। तो देखो ये वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में, अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली वॉलेंटरी कहाँ से आता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, देने हो तो दो, नहीं देने हो तो मत दो। आता कहाँ से है, यूएन जो मेंबर स्टेट्स हैं वो दे देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी दे सकता है यूएनआरडब्ल्यू को, एनजीओ वगैरह जितने हैं वो दे सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब तो वो दोनों एक साथ नहीं रहे, चलो कोई नहीं। तो इतना तुम्हें याद रखना है कि यूएनआरडब्ल्यूए ये कौन कौन से एरिया में काम करती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करती। जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, यहाँ पे काम करती है, और पैसा यहाँ पे वॉलेंटरी है, ऐसा नहीं है कि देना ही देना है, इसको समझना थोड़ा। अब एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, और ये आज हमारा लास्ट है। तो एमसीक्यू में आपको स्टेटमेंट दे रखी है यूएनआरडब्ल्यू के बारे में, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, ठीक है। यूएनआरडब्ल्यू जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1949 में। सही है गलत है बताओ, सही है बिल्कुल। देखो अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना चाहिए, पॉज करके इसको अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बाद डिस्कशन को सुनना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। यूएनआरडब्ल्यू कब आई थी, 1949 में आई थी, हाँ बिल्कुल आई थी, सही है। ऑपरेटेड करती है ओनली, देखो जब पेपर में करो तो ऐसे ही तुम्हें करना है कि ओनली को पहले कर देना, बॉक्स लगा देना, ताकि ये मिस ना हो जाए। ओनली कहाँ पे, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में नहीं, अभी हमने देखा 4-5 एरिया थे जहां पे आई थी उसके बाद ये क्या क्या प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, सोशल सर्विस हो गया, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को प्रोवाइड कराती है, सही है। यूएनआरडब्ल्यू फंड करती है एंटायरली यूएन नेशन रेगुलर बजट से, नहीं, ये तो अभी हमने देखा था वॉलंटरीली, मतलब एक, और तीसरा हमारा आंसर है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 हमारा आंसर है, ठीक है। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज थोड़ा सा लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले सॉरी, कि मैं सही डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन, टेक केयर।